हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में फिर से मैं आपके साथ क्लास 10th इकोनॉमिक्स के अध्याय 2 चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कशन करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि जो भी ऑप्शन है मैं ऑप्शन भी आपके साथ क्लियर करूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने पहले अध्याय के जितने भी क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव के वो मैंने करा दिए हैं। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो इनको देखने के बाद आप उसे ज़रूर देखिएगा, 100% आपका फ़ायदा होगा। आपसे हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपका 100% फ़ायदा होगा। दोबारा आपको कभी देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो देखते देखते ही आपको याद भी हो जाए, ठीक है, या स्मरण में आपके रहे। चलिए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी वित्तीय वर्ष कब से कब तक को कहा जाता है। आपके लिए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून और ग ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप जैसा कि जानते हैं मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि आपको अगर आंसर पता है, नहीं भी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में देने का जवाब कीजिए, लिखिए। उनके बाद आप टोटल कैलकुलेशन कीजिए कि एक्चुअल में आपका कितना सही हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। याद रखना है, इसमें ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो सीधा समझेंगे कि वित्तीय वर्ष हमारा तो इस मतलब जो ईयर है वो शुरू होता है 1 जनवरी से और अंत होता है 31 दिसंबर को, तो वो सीधा इसको टिक कर लेगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और ये हो जाएगा गलत। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि हमारा वित्तीय वर्ष जो है वो कब से कब तक चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है आज का, बिहार के किस जिले का आय सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा सर्वाधिक आय किस जिले का है। तो आपके लिए ऑप्शन है पटना, गया, शिवहर या फिर नालंदा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है। उनके बाद आपको यहीं पे ध्यान में रखना है कि बिहार का सबसे आबादी वाला जिला भी कौन सा है, तो पटना ही है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति है, और यहीं पर आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, ये जो हमारा पटना है ना, जनसंख्या घनत्व यानी बिहार में सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए किस जिले का है ना, तो वो फिर पटना ही हो जाएगा। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है आज का, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का, ठीक है, किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ऑप्शन है आपके लिए बिहार, पंजाब, हरियाणा या फिर गोवा। बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं आप इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसमें याद रखना है, पंजाब को ना 5 भूमियों का राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। 5 भूमियों का राज्य भी कहा जाता है पंजाब को, ठीक है। और पंजाब में आपको याद रखना है कि प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है ना, तो पंजाब में होता है, ठीक है। चलिए हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, क्या है ये? सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है या इनमें से सभी है, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है। उत्पादन एवं आय की जो गणना विधि है ना आर्थिक दृष्टिकोण से, वो क्या है? सहज है, वैज्ञानिक है या व्यवहारिक है या इनमें से सभी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी है, ठीक है, क्योंकि ये सहज भी है, वैज्ञानिक पद्धति का भी उपयोग किया जाता है और ये व्यवहारिक भी है, ठीक है। अच्छा, ये जो बिहार है ना, बिहार से आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा प्रति वर्ग किलोमीटर वाला मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो उसका भी 2011 की डाटा के अनुसार वो हमारा बिहार हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे 2001 का डाटा पूछेगा ना, तब याद रखना है कि तब क्या होगा, तब हो जाएगा वेस्ट बंगाल। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए 5 नंबर का प्रश्न आपके लिए, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है कितना है? 22,553 रुपया, 25,494 रुपया, 6,610 रुपया या 54,850 रुपया। तो ये सब प्रश्न इस टाइप के तो ज़्यादातर नहीं पूछे जाएंगे। मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा अगर उन्हें कंफ्यूज करना है तभी जाके इतना डाटा वाला नंबर मतलब आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे क्या हो जाएगा? तो 25,494 रुपया, ठीक है।
चलिए 6 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार का, पंजाब का, दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार का। और सबसे ज्यादा किसका है? तो ये सबसे कम हो गया, तो सबसे ज्यादा किसका है? गोवा का है। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बारे में याद रखना है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो उसका आंसर गोवा हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य यानी जनसंख्या की दृष्टि कौन से सबसे कम आबादी वाला कौन सा राज्य है, तब क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 7 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे CSO कहते हैं, या NNP या GNP, या इनमें से कोई नहीं। एक्चुअल में ये प्रश्न मैंने अपने से बनाया, ये प्रश्न वैसे पूछा नहीं जाएगा, इसका दूसरा वर्जन पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको कुछ और देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, और जो ये आपको यहाँ पर NNP दिया है, तो NNP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? NNP का फुल फॉर्म हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। GNP का क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, उनके बाद ये दो याद रखिए। इनके बाद कभी कभी GDP भी पूछ लिया जाता है, तो वो तो आसान है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए 8 नंबर का प्रश्न, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन आपके लिए 1950 ईस्वी, 51 ईस्वी, 53 ईस्वी, या फिर 1954 ईस्वी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन कब किया गया था? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1954 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 9 नंबर का प्रश्न आपके लिए, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? PC महालनोबिस, CV रमन, महात्मा गांधी, या फिर लाला हरदयाल? कोशिश करना है आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? PC महालनोबिस। ठीक है, और CV रमन तो एक साइंटिस्ट थे, इस चीज को याद रखना है, जिसने रमन वे का खोज किया था। महात्मा गांधी के पत्रिका का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यंग इंडिया नाम से एक पत्रिका है, उसका संपादन कौन करते थे? तो महात्मा गांधी करते थे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एक ऑप्शन है लाला हरदयाल, इनसे एक प्रश्न बनता है कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किया था। किसका? कौन सा? यानी प्रश्न पूछेगा कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल ने किया। कब किया? 1913 ईस्वी में किया। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में किया था। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके आपका ऑप्शन पूरा क्लियर हो। ठीक है, नॉलेज कम से कम आपका बढ़े। चलिए, सिर्फ आपको एग्जाम पास नहीं करना है, नॉलेज भी गेन करना है। 10 नंबर का प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंदी कब आया था? 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, या फिर 1927 ईस्वी में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1929 ईस्वी में। ठीक है, इसके ऑप्शन को देखिएगा तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, इस चीज को याद रखना है। और साइमन कमीशन भारत कब आ जाते हैं? 1928 ईस्वी में। और यहीं पर लाला लाजपत राय जी इसका बहुत ही ज्यादा विरोध करते हैं और इन पर लाठीचार्ज होती है, और बाद में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। और 1929 ईस्वी से याद रखना है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी भी 1929 ईस्वी में आया। और लाहौर जो अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इस चीज को याद रखना है। और यहीं पर हमने 26 जनवरी 1930 का डेट रखा था कि हम लोग इस दिन से स्वाधीनता को प्राप्त कर लेंगे। यही वजह है कि हमारा संविधान 1949 में बनने के बावजूद भी हम इस डेट को याद रखने के लिए हमने अपने संविधान को लागू कब किया? 26 जनवरी को। ठीक है, चलिए 11 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सर्दी हो गया है तो हो सकता है कि आपको हमारा जो टाउन है ना उसमें थोड़ा डिफरेंस हो, तो आप वो मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? ऑप्शन आपके लिए भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने। यानी सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है, और कब लगाया था इस चीज को याद रखना है, 1868 ईस्वी में। मैंने यहाँ पे लिख दिया था कब लगाया,
1868 ईस्वी में। और इनका एक पुस्तक था, ठीक है, इसके पुस्तक का नाम था क्या, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने यह बताया कि 1868 ईस्वी में भारत का प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय कितना था, मात्र 20 रुपया था। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर एक मैंने दिया है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। तो जितना भी राष्ट्र का आय है, टोटल इनकम है, उसमें देश की टोटल पॉपुलेशन से, यानी राष्ट्र की कुल आय में जब देश की कुल जनसंख्या से भाग लगा दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय निकल सकता है। आप अपने घर का भी प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में टोटल 50,000 रुपये आते हैं प्रत्येक महीने, और आपके घर में मान लीजिए 5 मेंबर है कमाने वाला, तो आप जब, यानी कुल इनकम कितना आ रहा है 50,000 रुपये, और कुल आपके घर की संख्या कितना है, मतलब मेंबर का, सदस्यों का, तो 5 है, तो आपके घर का जो है प्रति व्यक्ति आय, मतलब मंथली, वो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से देश का भी निकाला जाता है, यानी राष्ट्र की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आपको भागफल प्राप्त होता है उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपके लिए फुल फॉर्म लिखा है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, और सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आपका कुल कितना सही हुआ आज के 11 प्रश्न में, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इनसे आपको ही पता चलेगा कि अभी तक आपका तैयारी कितना हुआ है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, मुझे खुशी होगी आपके टोटल मार्क्स को देखकर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को कम से कम अपने 20 दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने आपके लिए बहुत ही सरल शब्दों में मैंने इतिहास के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को डील कर दिया है, सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को। इनके साथ ही मैंने आपके लिए ऑब्जेक्टिव, इतिहास के 8 कुल चैप्टर है, 8 के 8 चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मैंने डील कर दिया। ऑब्जेक्टिव में भी ना मैंने आपको सभी ऑप्शन को भी डील किया है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए पूरा मेहनत कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना जो हमारा परिवार है नॉलेजपुर, यह ग्रो नहीं कर सकता है। तो मुझे आपकी मदद की ना बहुत ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ कम से कम, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो 20 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इनके साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते हैं तो व्हाट्सएप पर इसके लिंक को शेयर कीजिए। फेसबुक पर इसके लिंक को शेयर करके आप अपने दोस्तों के साथ टैग जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम बहुत ही जल्द लेके आएंगे आपके लिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, क्योंकि तीसरे चैप्टर में तो उतना ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो चौथे चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करूंगा। और आपको पता है कि साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव का भी मिलता जा रहा है, तो आप सब्जेक्टिव के भी प्रश्न को देखिए। और मैं इतिहास के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो प्लेलिस्ट है मैं आपको वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर सर्च कीजिए आप क्लास 10th हिस्ट्री नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाके आप उनके सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।